नमस्कार साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से बिहार के चुनाव को लेकर के। और मेरे सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप इस कवरेज को देख सकते हैं। खास तौर पर जब हम बात कर रहे हों बिहार के चुनाव की, तो फिर बात होती है आज सुबह जो है जारी हुए दैनिक भास्कर के सर्वे की। और दैनिक भास्कर ने अपने सर्वे में जो बातें कही हैं वो महत्वपूर्ण भी हैं। ये भी समझना होगा कि आखिर वो बातें क्यों कही जा रही हैं। अब उस दृष्टि से अगर आप देखें तो बिहार विधानसभा चुनाव में फर्स्ट फेज में 121 सीटों पर जो है वो चुनाव हो रहा है। और 6 नवंबर को यानी वोटिंग भी होनी है। और इस दौरान तिरहुत, शाहाबाद, अंक की 63 सीटों पर जो है पोलिंग होनी है। इसके अलावा इन्हीं सीटों में महागठबंधन के जो सीएम पद के प्रत्याशी हैं, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का राघोपुर भी आता है, और वहां पर भी चुनाव को लेकर के फैसला होना है। इसके अलावा जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, वो भी महुआ की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रघुनाथपुर सिवान से शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी हैं। सिवान से जेडीयू के लीडर और जो मंत्री हैं वो मैदान में हैं। और बहुत सारे ऐसे जो है लोग मैदान में हैं। अब दैनिक भास्कर का दावा है कि उनके 400 रिपोर्टर्स जो है वो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। और उनके जो है फीडबैक के बेसिस पर, और तीन चार सीनियर जर्नलिस्ट, दो सेफोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल एक्सपर्ट से डिस्कशन के बाद उन्होंने ये सर्वे तैयार किया है। अभी सर्वे सामने तो आ गया, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले इस सर्वे का आना कुछ तरह के सवाल भी खड़े करता है। और इसीलिए हम ये सवाल लगातार कर रहे हैं कि आखिर क्या इस बात की इजाजत चुनाव आयोग ने दी है कि इस तरह के सर्वेज या इस तरह के चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले इस तरह की चीज की जा सकती है। क्या इससे किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक पक्ष को, उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं की जा रही है? ये भी समझना बहुत जरूरी है। और इसी दृष्टि से, हालांकि हम पहले सर्वे की बात कर लें कि इसमें ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन को फर्स्ट फेज में जो है वो तिरहुत, शाहाबाद, अंक की 63 सीटों में से जो 17-18 सीटों का नुकसान हो रहा है। ये तुलना की जा रही है 2020 के चुनाव से, कि 2020 के चुनाव में ये संख्या जो है वो ज्यादा थी, लेकिन उनकी संख्या कम हो रही है। और जो सर्वे है उसके हिसाब से आरजेडी को 6 सीटें, कांग्रेस को 5, सीपीआईएमएल को 2 सीटों का नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। और ये काफी महत्वपूर्ण है। 2020 का जो चुनाव हुआ था दोस्तों, उस चुनाव में 63 में से 39 सीटें जो है वो महागठबंधन के पास थी। लेकिन अब ये सर्वे बता रहे हैं कि इससे ये आंकड़ा घट जाएगा। अब इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि आखिर जब सर्वेस के इस तरीके के फीडबैक पर रोक है चुनाव आयोग की तरफ से, जब तक अंतिम मतदान नहीं हो जाएगा, आप इस बात को नहीं सर्वे के तौर पर जाहिर कर सकते हैं। लेकिन अब ये मुझे नहीं समझ में आता किस नियम में कमी का फायदा उठा करके ये सर्वे जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल एनडीए को जो है इनके सर्वे के हिसाब से कुछ इलाकों में बढ़त है। अभी कई सारी बातें कह रहे हैं कि जेडीयू को 10 सीटों का और बीजेपी को करीब 5 सीटों का फायदा हो सकता है। यानी उनका आंकड़ा जो है वो 38-39 के आसपास पहुंच सकता है इन 63 सीटों पर। जहां बीजेपी को पिछली बार 2020 के जो गठबंधन था एनडीए का, उसको पिछली बार 22-23 सीटें जो है वो मिल पाई थी। अब ये बेहतर आंकड़े जो है वो सामने जरूर आ सकते हैं, क्योंकि गठबंधन इंटैक्ट हुआ है। एनडीए कमोबेश महागठबंधन से ज्यादा एकजुट होकर के चुनाव लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब वो एकजुटता किस तरीके से परिणामों में बदल पाएगी, पीके फैक्टर क्या काम करेगा? क्योंकि पीके भी पहले जब कह रहे थे, तब चुनाव के से पहले के दौर में, तब वो ये कह रहे थे कि उनकी संख्या 150 से कम नहीं होगी। 150 से कम होगी तो वो इसको अपने हार के तौर पर लेंगे। लेकिन अब उन्होंने कहना शुरू किया। अभी मैंने देखा एनडीटीवी के कार्यक्रम में जब वो गए थे, तो वहां पर उन्होंने ये कहना शुरू किया कि नहीं भाई, हम जो है इससे कम का आंकड़ा हमारा हो सकता है। नहीं, या तो हम 10 से नीचे रहेंगे और या तो 150 से ऊपर रहेंगे। अब ये क्या बात हुई? आप तो देश के सबसे बड़े रणनीतिकार थे, और आप भी चुनाव से पहले ही अपना सर्वे प्रोजेक्शन, या तो आप भाई, हारता हुआ आदमी जो चौथे नंबर पर इसकी जमानत जब्त हो जाती है, वो भी आदमी कहता है कि भाई हम चुनाव जीत रहे हैं, हम पूरे दमखम से लड़ रहे हैं। वो तो नहीं कहता, क्योंकि जो वोट मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पीके भी इस तरह का स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि आखिर प्रशांत किशोर जो बहुत ही मजबूती से लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे, पर चुनाव के ठीक पहले उनका जो मोमेंटम है वो
क्यों स्लो डाउन हुआ? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनका पीक पहले आ गया। कई बार रणनीति में ये भी बहुत घातक होता है, जब पीक पहले आ जाए, लड़ाई से भी पहले आ जाए, तो फिर नुकसान होना शुरू होता है। वो शायद नुकसान प्रशांत किशोर को हो रहा है, या यहाँ भी उनकी कोई रणनीति है? वैसे भी वो रणनीतिकार माने जाते हैं, तो क्या यहाँ पर भी उनकी कोई रणनीति है जो उनको ऐसा करने पर विवश कर रही है, या किसी स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने ऐसा किया है? अब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि जो सर्वे है, इसके हिसाब से जो महिला वोटर्स हैं वो नीतीश कुमार की एक बार फिर मदद कर सकती हैं। और उसके लिए कहा जा रहा है कि जो 10,000 रुपए वाली स्कीम है, जो डीबीटी के माध्यम से जा रही है, वो फायदा पहुंचा सकती है एनडीए। अभी भी कहा जा रहा है कि वो चूंकि स्कीम शुरू हो गई थी, तो उसकी अगली किस्त भी जो है वो इसी दरमियान जो है वो ट्रांसफर की जा सकती है। इस तरह की बात भी कही जा रही है। अब ये कितना श्रेयस्कर है, कितना उचित है, ये तो समझना होगा। बीजेपी को पहले से भी, या एनडीए गठबंधन को और नीतीश कुमार को महिला वोटर्स का सपोर्ट पहले भी मिलता रहा है। और बिहार के अंदर कई ऐसी सीटें हैं जहां पर ये माना गया कि जो है महिला वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है। लेकिन अब जब सेफोलॉजिस्ट या जो वोट बाई के जो फाउंडर हैं, अमिताभ तिवारी, वो भी ये बात कहते हैं कि महिला वोटर जो है वो नीतीश कुमार के साथ है। सरकार ने 1.21 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो इसका तो लाभ मिलना ही मिलना है। हमने देखा झारखंड में, झारखंड की जो सरकार थी इंडिया गठबंधन की, उसने ये स्कीम सामने रखी थी। मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार पहले से ही लाडली बहना योजना जो है उसको आगे ले जाती थी। हालांकि महाराष्ट्र में ये योजना घोषणा पत्र में तो शामिल की गई, लेकिन अभी जमीन पर नहीं उतर पाई है। दिल्ली में भी इसका वादा किया गया, लेकिन अभी जमीन पर चीजें नहीं उतर पाई हैं। तो ये तमाम सारे विरोधाभास भी हैं। ये समझना बहुत जरूरी है और महत्वपूर्ण है। महिला वोटर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हर परिवार में कम से कम 2-3 महिलाएं तो होती ही हैं, और उस हिसाब से अगर सोचें तो एक बड़ा व्यापक असर जो है वो महिला वोटर्स का दिखाई पड़ता है। और इस योजना के ही अंतर्गत अगर इतनी बड़ी संख्या में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं अगर आ जाती हैं, तो वो उन परिवारों पर उनका असर पड़ सकता है। तो क्या ये माना जाए कि इसके हिसाब से जो तेजस्वी यादव की एम्प्लॉयमेंट वाली योजना है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो सभी उन परिवारों को रोजगार देंगे, जिसमें जो है बड़े पैमाने पर इस तरह के परिवार होंगे जिनमें कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उनको सरकार सरकारी नौकरी देगी। और कहा जा रहा है कि ऐसे परिवारों की संख्या 2-2.5 करोड़ के आसपास है, तो क्या 2-2.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा? अब महागठबंधन ने भी अपने घोषणा पत्र में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कह दी, और अब जो है दूसरी तरफ से एनडीए की तरफ से भी जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें भी 1 करोड़ की बात कर दी। तो ऐसा लग रहा है जैसे अग्नि बाण का जवाब अग्नि बाण से देने की बात कही जा रही है। मतलब वो सब महाभारत रामायण सीरियल में हम देखा करते थे कि एक तरफ से तीर चलता था एक सेना की तरफ से, और दूसरी सेना की तरफ से भी तीर चलता था। दोनों तीर आपस में टकराते थे और ध्वस्त हो जाते थे। तो क्या इस तरीके की कोशिश बिहार के अंदर पहले फेज की पोलिंग से पहले हो रही है? ये समझना जरूरी है। एक और दिलचस्प चीज इस सर्वे में है जो मुझे थोड़ा सा अलग तरीके से चौंकाने वाली दिखाई पड़ती है, वो ये है कि क्या नीतीश कुमार को इस सर्वे में थोड़ा बढ़त लेते हुए दिखाया गया। वो दिखाया गया है कि वो पिछली बार की जो उनकी स्थिति होगी उससे बेहतर स्थिति में वो इस बार जो है वो दिखाई दे सकते हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा कि अगर वो बढ़त ले रहे हैं, उनकी जो भी जो उनका स्वास्थ्य कारण है, या जिस तरीके से उनका अपीयरेंस बदला है, अब वो पत्रकारों से सीधे बात नहीं करते, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते, अब वो संदेश देते हैं। वो संदेश वाहक के रूप में हो गया कि वो मतलब किसी रैली में जाएंगे, किसी उम्मीदवार को विजयी माला पहना देंगे, हाथ दिखा देंगे। उसके बाद फिर वो, जैसे आज उन्होंने सुबह सुबह एक रिकॉर्डेड संदेश दे रहा, एक और मौका जो है वो उन्होंने मांगा रिकॉर्डेड संदेश में, तब वो संदेश भी उनका सुबह से आज वायरल है। लेकिन ये बात सही है कि नीतीश कुमार की साफ सुथरी छवि है, और उस छवि का लाभ उनको मिलता रहा, और इसीलिए सरकार कोई भी आई सत्ता में पिछले 15-20 साल से, मुख्यमंत्री लगभग वही रहे। एक जीतन राम मांझी का कार्यकाल जो है हटा दिया जाए तो मुख्यमंत्री के तौर पर वही बार बार सामने आते रहे। तो अब ये बेहद महत्वपूर्ण है, और इसीलिए जब हम ये बात करते हैं कि आखिर क्या रणनीति है जो काम पर, लेकिन चिराग पासवान के नंबर्स इसमें घट रहे हैं। मतलब जो उनका स्ट्राइक रेट लोकसभा में रहा, जिसके दम पर वो ज्यादा सीटें मांग रहे थे, वो ये सर्वे दिखाता है
जो मुझे भी इस सर्वे के प्रति थोड़ी शंका जाहिर करता है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि मतलब एक तरीके से कहें कि थोड़ा सा प्रो एनडीए सर्वे जो है वो रुझान, जो भी सर्वे में इसमें जो लोग पार्टिसिपेट किए हों उनका रुझान रहा हो, क्योंकि चिराग पासवान को कमतर करना कर करके और नीतीश कुमार को बढ़ाना, ये चीज इस बात की ओर इशारा करती है कि बीजेपी बिहार में अपनी पोजीशन पर जितनी मजबूत थी उतनी मजबूत है, रहेगी कि नहीं ये तो परिणाम बताएंगे, लेकिन कमोबेश उसकी स्थिति एज इट इज दिखाई पड़ती है। और ये अक्सर ही हमने देखा है कि बीजेपी की स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। जो बदलाव आया 2015 के चुनाव में आया, और उस बदलाव का कारण था कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों की पार्टियां एक मंच पर आई, एक साथ आई, और उन्होंने जो है चुनाव इलेक्शन में उतरने का फैसला किया। और उस इक्वेशन के नाते, उस कोलैबोरेशन के नाते ये परिणाम आया। वहां बीजेपी कमजोर हुई, लेकिन बाकी समय बीजेपी कभी कमजोर नहीं हुई। और लोकसभा के चुनाव तो इस बात का परिणाम है कि वो बार बार अच्छी संख्या में लोकसभा में अपने सांसद जिता करके ले आए। 2024 में तो आरक्षण का मामला था, जाति जनगणना का मामला था, इतने तमाम सारे विरोधाभासी मामले थे। इन मामलों के बावजूद जो है वो बीजेपी ने अच्छा किया बिहार के अंदर। उत्तर प्रदेश में वो अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन बिहार में उन्होंने अच्छा किया। तो ये तमाम सारी चीजें थी जो बार बार जो है वो इंगित करती हैं, इशारा करती हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, किस तरीके से जो है इस तरह के परिणाम सामने आए, और उन परिणामों के पीछे कारण क्या है। तो इसलिए हम आज ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या, पहली बात महत्वपूर्ण है कि क्या सर्वे इस वक्त जारी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अगर होने चाहिए तो फिर टीवी के भी, टीवी पर भी सर्वे आने चाहिए, उनको भी जारी किया जाना चाहिए। फिर हर तरह के जो प्री पोल एनालिसिस होती है वो की जानी चाहिए, उसको भी जाहिर करना चाहिए। लेकिन अब आप अगर नहीं कर रहे हैं ये चीज, तो फिर सवाल तो उठेगा ही। और चुनाव आयोग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए दोनों चीजों में, क्योंकि दो बातें ऐसी रही जिसमें इलेक्शन कमीशन की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ी। बिहार में हुई क्राइम की घटनाओं पर जिस तरह से चुनाव आयोग को हम लोगों ने कवर किया है, जिस तरीके के चुनाव आयोग को हम लोगों ने देखा है, जिस तरह की सख्ती और खासतौर पर अधिकारियों के ऊपर एक्शन लिया जाता है, इस तरह के घटनाक्रम के बाद तो शायद जो है पटना के डीएम एसपी को तबादला कर देना चाहिए था चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक नहीं किया है। आमतौर पर बड़ी घटना हो जाने के बाद, और आपको पता है कि दो बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं वहां से, वो तो बहुत सेंसिटिव जोन है, मोकामा पहले से ही सेंसिटिव रहा हुआ है। आपराधिक तत्व हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमों की लंबी फहरिस्त है। तो उसके बावजूद अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो सवाल उठेगा ही उठेगा। उस घटना को देख करके दो तीन घटनाएं आसपास हो सकती हैं, इसलिए ये सवाल बहुत जरूरी है। और चुनाव आयोग को चुनाव की शुचिता बनाए रखने के लिए भी, और इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आखिर वो किस तरीके से आगे, दो फेजेस की वोटिंग अभी होनी है बिहार के अंदर, बड़ा प्रदेश है, दो ही फेज में आप चुनाव करा रहे हैं, क्योंकि आप मानते हैं कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया है। अब सम्राट चौधरी कहते फिरते थे कि भाई मोकामा के अंदर तो आप कैसे भी घूम लीजिए, देर रात घूम लीजिए, कुछ भी नहीं होगा। अब उनके कहने का ही उल्टा पड़ गया कि मोकामा के अंदर ही हत्या हो गई, और दिन दहाड़े हत्या हो गई, और चुनावी हत्या है ये। तो आप कौन सी तस्वीर दिखाना चाहते? एक समय तक जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज की बात हुई, जंगल राज की बात हुई तो जंगल राज वाले सत्ता से बाहर उखाड़ के फेंक दिए गए। लेकिन अब जब जंगल राज आप कह रहे हो कि नहीं है, 20 साल से आपकी सत्ता है, कमोबेश ज्यादातर समय एनडीए उसमें से शासन में रहा है नीतीश कुमार के साथ, और उस समय अगर आप ये बात कह रहे हैं कि इस तरीके का नैरेटिव जो है वो गढ़ा जा रहा है, बड़ा जो है बुरे लोग आ जाएंगे सत्ता में, वो लोग और बिहार को पीछे लेकर चले जाएंगे, आपका रोड मैप क्या है? इस बात को क्यों नहीं आप सामने रखते? आपको किसने रोका एम्स, आईएम, आईआईटी बिहार में बनाने से? बिहार तो इतना टैलेंटेड स्टेट है, तो आपको किसने रोका है? लेकिन आप वो फैसले, वो नीतिगत फैसले बिहार में जमीन पर क्यों नहीं उतार पा रहे? आपको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में क्या दिक्कत थी? आप स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते, या कहते कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, जो विधायक तय कर देंगे वही होगा। आप कभी स्टैंड बदलते हैं? आपके नेता मंच से कहते हैं नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। फिर आप कह देते हैं कि सम्राट चौधरी को मोदी जी बड़ा आदमी बनाने वाले हैं। तो सीट सीट पर आप जाकर के मंत्री, सीएम, डिप्टी सीएम घोषित करने लगेंगे। ये थोड़ा दिलचस्प है। कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन की अगर बात कर लें, तो फिर चूंकि सत्ता में नहीं है, इसलिए मैं उनका क्रिटिसिज्म अपेक्षाकृत इतना नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि सत्ता में होते तो सवाल उनसे भी पूछे जाने चाहिए थे।
लेकिन फिर भी उम्मीदवारों के चयन से लेकर के आपको आपकी जो चुनावी रणनीति है उसको लेकर के सवाल उठेगा। सवाल इस बात को लेकर के भी आएगा कि क्या आपने अपने गठबंधन को लेकर के जो पूरा रोड मैप था उस पर काम किया। आप क्या जो आपका प्रचार चुनाव प्रचार अभियान है जो अब जाकर के एक पटरी पर दिखाई पड़ रहा है, ये पहले से स्ट्रैटेजिक क्यों नहीं था, रणनीति इसकी क्यों नहीं बनी थी। और अगर वो नहीं बनी थी, इसके नाते अगर किसी तरीके का सर्वे आज जो जो कुछ भी आ रहा है, अगर वो सही तौर पर परिणामों में भी आ गया तो आप तो कहीं के नहीं रहेंगे, आप तो लगातार सत्ता से फिर बाहर रहेंगे। तो अगर सत्ता में वापसी करनी है आपको, भाई लोकतंत्र में तो चुनाव ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप सत्ता में आ सकते हैं, इसके माध्यम से आप जन सेवा में भागीदार हो सकते हैं। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, और ये भी समझना जरूरी है कि अपने पतन के राजनीतिक पतन के एक दशक बाद भी लालू प्रसाद यादव और उनकी राजनीति बिहार में कितनी प्रासंगिक है। प्रशांत किशोर ने मुद्दे बहुत अच्छे उठाए, लेकिन उन मुद्दों को जन समर्थन मिला या नहीं मिला, ये भी जानना बहुत जरूरी। उनकी रैलियों में आई भीड़, उनकी रैलियों में तालियां, तालियों की गड़गड़ाहट, वो कितना काम कर पाती है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। वोट में तब्दील होते हैं कि नहीं। उन्होंने बहुत कुछ अच्छे उम्मीदवार भी उतारे हैं, अच्छी छवि के उम्मीदवार भी उतारे हैं, तो क्या वो और उनकी पार्टी बिहार बदलने का जो उनका अपना प्रयास है उस प्रयास में कामयाब होगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे जो है गल्फ से, कनाडा से, अमेरिका से भी कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई जो बिहार के रहने वाले हैं, और उन्होंने बहुत अप्रिसिएट किया था प्रशांत किशोर की इस पूरे इनिशिएटिव को। लेकिन मैं 100% कहता हूं कि न उन्होंने अपने परिवार वालों को कहा होगा, न उन्होंने खुद ये जहमत उठाई होगी कि वो भारत चले या भारत पहुंचे, बिहार को तब्दील करने में होने में कोई अपना जो लोकतांत्रिक अधिकार है, मताधिकार है, उसका प्रयोग करें। ये बदलाव जो है वो जमीन पर उतारने की कोशिश करें। तो मेरा अपना मानना इस पूरे जो पूरा सर्वे मैंने देखा दैनिक भास्कर का, उस सर्वे को लेकर के बहुत ही एक तरीके से मैं इस वापों में हूं। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ये क्यों हुआ या ये सर्वे कैसे जारी किया जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर जो हम लोग नियम कायदा जानते हैं उसके हिसाब से आप किसी भी तरह का सर्वे जो है वो जारी नहीं करते हैं। मतलब आप सीट या कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे हट रहा है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, तो फिर तो आप टेलीविजन पर भी सर्वे पर आपको रोक नहीं लगानी चाहिए, फिर तो वो भी जारी कर दिए जाने चाहिए। ये क्योंकि चुनाव के परिणामों को प्रभावित करते हैं, और इससे हमारे देश में जो सबसे अधिक और बिहार जैसे क्षेत्र में जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वो क्या पड़ता है। जिस गांव जिस मजरे पर आपका वोटर नहीं होगा, नेता उस इलाके का और सरकारें उस इलाके का विकास नहीं करती। जिस जाति जिस समूह का व्यक्ति आपको वोट नहीं करेगा, राजनेता और सरकारें सत्ता उनके समर्थन में विकास योजनाएं लेकर के नहीं आती। ये सबसे बड़ी वजह है। और इसलिए हम इतनी माइनर इतनी जो मतलब गहरी डिटेल्स में जाने से भी बचते हैं, इतनी गहराई में उतर करके सर्वे करने से, सर्वेक्षण करने से भी बचते हैं, क्योंकि उन तमाम लोगों की उपेक्षा भी इससे जुड़ी हुई है। और बिहार में तो देखिए घटनाक्रम क्या हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन प्रॉब्लम से भी दो चार होना पड़ेगा। मुझे लगता है चुनाव आयोग को इन मामलों में सख्त होने की जरूरत है। कानून व्यवस्था को लेकर के, चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के, चुनाव के सर्वेस को लेकर के, इस तरह के जो भी, जैसे भी एआई को लेकर के बात हुई, कुछ वीडियोज वगैरह वायरल हो जा रहे थे, उन पर चुनाव आयोग ने एक नियमावली घोषित की। पर जितनी नियमावली नियम घोषित हो रहे हैं, उतने अगर सख्ती से भी काम होता तो बहुत सारा कुछ बदलता। एक बेहतर सरकार, एक रिफाइंड गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बिहार को जो है मिल पाती। और फिर जब आदमी कहता है कि 25 से 30 और बिहार में एक नई सरकार, तो ज्यादा जो है वो बेहतर लगता, अच्छा लगता। आप सब लोग जुड़े, बहुत सारे दर्शक मुझे जो है इंस्टाग्राम पर भी जुड़े हुए मुझे दिख रहे हैं, फेसबुक पर भी जुड़े हुए दिख रहे हैं। मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं, आप सभी को धन्यवाद करता हूं कि आप इस चर्चा में मेरे साथ लाइव जुड़े। लेकिन जिस तरीके से ये विषय था, मैं मुझे लगा कि आपके सामने ये रखना चाहिए, और मैं इसी तरीके से कोशिश करूंगा कि दिन में एक बार जरूर राजनीतिक विषयों पर, खासतौर पर जो है वो चाहे उत्तर प्रदेश से जुड़े हों, बिहार से जुड़े हों, या हिंदी पट्टी के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हों, जहाँ हिंदी भाषी हैं, उन क्षेत्रों में जरूर, उन क्षेत्रों से जुड़े हुए विषयों पर जरूर चर्चा की जाए। आपकी कोई राय हो तो आप मुझे जरूर हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, वो चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, या इंस्टाग्राम हो, या दूसरे और ट्विटर हो, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आप मुझे संदेश दे करके, मैसेज दे करके जरूर आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसमें सुधार लाऊं। आपकी भी कोई बात है तो मैं आपके
नाम से ही उसको जाहिर करूं कि आपने ये बात कही है, ये आपकी राय है। तो आपकी राय भी लगातार आनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।